भारत में लोकसभा चुनाव पर हमारी चर्चा चल रही थी, जिसमें 8 लोकसभा पर हमने कल तक चर्चा की थी। 8वीं लोकसभा में आप जानते हो, कांग्रेस को अब तक की सर्वाधिक लोकसभा की सीटें मिली थी और मुख्य विपक्षी दल के रूप में टीडीपी उभरा था, तेलुगु देशम पार्टी, जो कि आंध्र प्रदेश की एक क्षेत्रीय पार्टी है। उसने 8वीं लोकसभा में 30 सीटें प्राप्त की थी। भारत में लोकसभा चुनाव में अलग-अलग ट्रेंड देखने को मिलते हैं, जिसमें हमने देखा था प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। 1951-52 के लोकसभा चुनाव से लेकर 1962 के लोकसभा चुनाव में। फिर हमने देखा था विपक्षी एकजुटता का दौर, जिसमें विपक्षी दलों ने विभिन्न प्रकार के गठबंधन बनाकर कांग्रेस को चुनौती देने का प्रयास किया था और ये विपक्षी गठबंधन का दौर चला था 1967 की चौथी लोकसभा से लेकर 1971 की लोकसभा के चुनाव में और 1977 के लोकसभा चुनाव में। इन 3 चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाकर कांग्रेस को कड़ी चुनौती प्रस्तुत की थी और 1977 के चुनाव में विपक्षी दलों ने विपक्षी एकजुटता के दौर में विपक्षी पार्टियों ने विभिन्न प्रकार के गठबंधन करके कांग्रेस को कड़ी चुनौती प्रस्तुत की थी और विपक्षी दलों को केंद्र में सरकार बनाने का पहला मौका 1977 के लोकसभा चुनाव में मिला था, जिसमें पहली भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और वो सरकार लगभग 2 वर्ष चली थी। उसके बाद में आंतरिक मतभेद और मनमुटाव और कोई कार्यक्रम नहीं होने की वजह से सरकार गिर गई थी। उसके बाद में 1980 और 1984 में 2 लोकसभा चुनाव हुए थे। उसमें कांग्रेस ने आसानी से सीटें जीत ली और बहुमत प्राप्त किया था। 1984 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें कांग्रेस ने अब तक की सर्वाधिक लोकसभा सीटें जीती थी। 1984 के बाद में 9वीं लोकसभा के चुनाव से लेकर वर्तमान तक भारत में गठबंधन सरकारों का दौर आरंभ हुआ था, जिसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो चरण आता है वो अनिश्चितता का दौर कहलाता है, जिसमें 1989 के लोकसभा चुनाव से लेकर 1998 के लोकसभा चुनाव को हम रख सकते हैं। ये जो दौर था, इसमें किसी भी एक पार्टी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था और इन 8 सालों 9 सालों के दौरान भारत में 7 प्रधानमंत्री बने थे। क्यों? क्योंकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत लोकसभा में नहीं मिला था। जल्दी जल्दी सरकारें बनती, दूसरे पार्टी के द्वारा समर्थन वापस लेने पर वो गिर जाती थी। तो इस काल में भारत को 7 प्रधानमंत्री देखने को मिले थे। उसके बाद में गठबंधन की जो सरकारें बनी थी, उनमें थोड़ी स्थिरता आई थी। तो उस काल को हम रख सकते हैं 1999 से लेकर 1999 से 2024 तक। तो इन 2 फेजों में गठबंधन के दौर को हम देखेंगे कि कौन कौन से लोकसभा चुनाव हुई, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली, कौन से गठबंधनों का निर्माण हुआ था। इस काल में हमें 3 प्रकार के गठबंधन देखने को मिलते हैं, जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से गठबंधन भारत में 1989 के बाद में हुए हैं। तो पहला जो फेज है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 1989 के लोकसभा चुनाव से लेकर 1998 के लोकसभा चुनाव तक चलता है, जिसको हम अनिश्चितता का दौर कहते हैं। अनिश्चितता का दौर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 9 सालों में भारत में 7 प्रधानमंत्रियों ने पद संभाला था, जिसमें सिर्फ पीवी नरसिम्हा राव ने अपना कार्यकाल पूरा किया। बाकी 6 प्रधानमंत्रियों को पूरा कार्यकाल करने का मौका नहीं मिला था। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 1989 के लोकसभा चुनाव की। 9वीं लोकसभा 1989 में जो मुकाबला हुआ था, वो मुख्यतः 2 पार्टियों के बीच में हुआ था। एक तरफ कांग्रेस पार्टी थी और दूसरी तरफ नवगठित जनता दल थी। जनता दल का गठन वीपी सिंह की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर 1989 को चुनाव से पहले किया गया था। 11 अक्टूबर 1989 को जनता दल नामक पार्टी का गठन किया गया था और जनता दल की जो पार्टी बनी थी, इसमें 4 पार्टियों ने मिलकर इस पार्टी का निर्माण किया था। 4 पार्टियों का इस पार्टी में मर्जर हुआ था। वो कौन कौन सी पार्टियां थी? एक तो जनमोर्चा, जनता पार्टी,
कांग्रेस एस और लोक दल, इन 4 पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो वीपी सिंह बने थे। वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार में मंत्री थे, जिन्होंने बोफोर्स घोटाले का आरोप लगाकर राजीव गांधी की सरकार से इस्तीफा दिया और उन्होंने राजीव गांधी के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए एक आंदोलन खड़ा किया और उसके बाद में उन्होंने जनता दल पार्टी का गठन किया था। तो इस चुनाव में 1989 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस ही उभरी थी। कांग्रेस को इसमें 197 सीटें मिली थी और जो जनता दल बना था उसको 146 सीटें मिली थी। जनता दल को 1989 के चुनाव में कितनी सीटें मिली थी? 146 सीटें मिली थी। लेकिन यहाँ पे राजीव गांधी ने कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं है। इसलिए जनता दल ने सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति के पास प्रस्ताव भेजा और जनता दल को बाहर से समर्थन दिया था बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों ने। तो जनता दल की जो 1989 की सरकार बनी थी, इन्होंने गठबंधन का निर्माण किया था और गठबंधन का नाम क्या था? नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा। 1989 में जो भारत में सरकार बनी थी वो राष्ट्रीय मोर्चा के अंतर्गत बनी थी। जो गठबंधन बना था जनता दल की अगुवाई में, उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मोर्चा बोलते हैं। राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार 1989 में बनी थी और इसको बाहर से समर्थन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी पार्टियों ने और कुछ छोटी मोटी पार्टियों ने इस सरकार को बाहर से समर्थन दिया था। तो राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी 1989 में। लेकिन ये सरकार भी 1 साल के अंदर ही गिर गई थी क्योंकि आंतरिक मतभेद थे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर पार्टी बनाई थी। तो सब महत्वाकांक्षी थे, जिसमें देवीलाल, चंद्रशेखर, वीपी सिंह, अन्य और भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो उनकी अलग अलग महत्वाकांक्षा थी। और साथ में बीजेपी और उनके विपरीत विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी भी इसको समर्थन दे रही थी। जनता दल की सरकार लगभग 1 वर्ष चली थी क्योंकि एक तो जनता दल की पार्टियों में आपस में मतभेद थे, क्योंकि बहुत सारी पार्टियों ने मर्जर करके इस पार्टी का निर्माण किया था। देवीलाल अजीत सिंह को पसंद नहीं करते थे, चंद्रशेखर थे वो वीपी सिंह के विरोधी थे। बीजेपी की विचारधारा और कम्युनिस्ट पार्टियों की विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती थी। तो ये जो गठबंधन बना था राष्ट्रीय मोर्चा का, ये एक बेमेल गठबंधन था और लगभग 1 वर्ष के अंतर्गत ही बीजेपी ने जनता दल की जो सरकार थी उससे समर्थन वापस ले लिया था। बीजेपी ने समर्थन इसलिए लिया था क्योंकि उस समय लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, जिनको बिहार में जनता दल के ही मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया था। तो उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद में 4 महीने के लिए चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने थे कांग्रेस के सहयोग से, लेकिन 4 महीने बाद में उनकी सरकार भी गिर गई। तो फिर भारत में नए 10वीं लोकसभा के चुनाव 1991 में हुए थे। उसके बाद में 10वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 1991 में। 10वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को 232 लोकसभा की सीटें मिलती हैं, जिसके बाद में कांग्रेस की अल्पमत सरकार बनी थी। अल्पमत सरकार का मतलब होता है जिस सरकार को बहुमत नहीं होता है। भारत में सरकार बनाने के लिए बहुमत कितना चाहिए? 272 सीटें चाहिए। कांग्रेस के पास कितनी थी? 232 सीटें। लेकिन कांग्रेस ने पूरे 5 साल अल्पमत की सरकार चलाई थी। अब बहुमत के लिए 272 सीटें चाहिए, कांग्रेस के पास 232 सीटें थी। तो इसलिए जो बहुमत नहीं था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? अल्पमत बोलते हैं। तो अल्पमत की सरकार कांग्रेस ने चलाई कैसे थी? सदन में जब भी वोटिंग होती थी, कुछ पार्टियां हमेशा मतदान से बाहर चली जाती थी, जिसके कारण जो बहुमत का आंकड़ा था वो नीचे आ जाता था और इतनी सीटें कांग्रेस के पास होती थी। तो इस प्रकार पूरे 5 साल कांग्रेस ने अल्पमत की सरकार चली थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में बताते हैं, ज्यादा बोलते नहीं थे, इसलिए उनको मौनी बाबा भी कहा जाता है। तो 1989 में जो सरकार बनी थी वो तो राष्ट्रीय मोर्चा की बनी थी। यहाँ पे 2 सरकारें बनी थी, वीपी सिंह की और चंद्रशेखर की।
उसके बाद में 1991 से 96 तक कांग्रेस की सरकार बनी थी। पूरे 5 साल इस सरकार ने कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद में आते हैं 11वीं लोकसभा के चुनाव 1996 में। 11वीं लोकसभा के चुनाव में भी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और 11वीं लोकसभा चुनाव में यहाँ पे 3 सरकारें बनी थी। 11वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी बीजेपी, जिसको 161 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 140 सीटें मिली थी और जनता दल को इसमें 40 सीटें मिली थी। ये 3 पार्टियों ने इतनी सीटें प्राप्त की थी, तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। तो पहले तो प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो 13 दिन ही प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद में जनता दल की अगुवाई में एक गठबंधन का निर्माण फिर किया गया, जिसको कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया था। और यहाँ पे जो गठबंधन बना था जनता दल की अगुवाई में, जनता दल के पास सीटें तो 40 ही थी, लेकिन अन्य छोटी मोटी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन का निर्माण किया था, जिसको क्या बोलते हैं, गठबंधन को संयुक्त मोर्चा। क्या बोलते हैं? संयुक्त मोर्चा, यूनाइटेड फ्रंट। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड फ्रंट। और यहाँ जो गठबंधन बना था उसका क्या नाम है? नेशनल फ्रंट। ये भी जनता दल की अगुवाई में ही बना था। नेशनल फ्रंट भी जनता दल की अगुवाई में बना, यूनाइटेड फ्रंट भी जनता दल की अगुवाई में बना था। 1996 का जो गठबंधन था उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त मोर्चा बोलते हैं। इसकी अगुवाई किसने की थी? जनता दल ने। कांग्रेस ने इसको समर्थन दिया था। अन्य जो पार्टियां थी, जैसे समाजवादी पार्टी, जनता दल से अलग होकर जो अन्य छोटी मोटी पार्टियां बनी थी, समाजवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी, डीएमके पार्टी, इन्होंने इसको समर्थन दिया था। और ये सरकार भी लगभग 2 साल चली, जिसमें 2 प्रधानमंत्री देखे थे। इसमें पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी हो गए 13 दिन के लिए, उसके बाद में देवेगौड़ा बने 1 साल के लिए, फिर 6-7 महीने के लिए इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। और जो गठबंधन बना था उसका नाम है संयुक्त मोर्चा। उसके बाद में वो सरकार भी गिर गई। फिर होते हैं 12वीं लोकसभा के चुनाव 1998 में। इस लोकसभा के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी। 1998 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरी थी और जिसको 182 सीटें प्राप्त हुई थी। और बीजेपी ने गठबंधन की सरकार का निर्माण किया था और गठबंधन का नाम क्या था? 1998 में जो गठबंधन बना था उसका नाम था एनडीए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको हिंदी में राजग बोलते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। पूरा नाम क्या था इसका? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो बीजेपी की अगुवाई में बना था। इसमें लगभग 13 महीने तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली थी। उसके बाद में एआईडीएमके के द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी एक मत से विश्वास मत हार गए थे। ये जो विश्वास मत अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे, ये ऐतिहासिक रहा था। 1 वोट से उनकी सरकार गिर गई थी। तो इस प्रकार ये जो दौर था, ये अनिश्चितता का दौर था, जिसमें 7 प्रधानमंत्रियों ने पद धारण किया था। और उसके बाद में 1999 से लेकर वर्तमान तक भी जो सरकारें बनी थी वो गठबंधन की ही सरकारें बनी हैं। लेकिन यहाँ पे जो गठबंधन बना है उसमें वो सरकारों ने कार्यकाल पूरा किया था। यहाँ पे 2 प्रकार के गठबंधन हमारे सामने आते हैं, जिसमें एक का नेतृत्व किया था कांग्रेस ने, जिसको यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और दूसरे गठबंधन का नेतृत्व किया था भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको क्या बोलते हैं? एनडीए बोलते हैं। एनडीए का आप जानते हो, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और दूसरा जो गठबंधन है उसको यूपीए बोलते हैं, इसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। या इसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन भी बोलते हैं, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन।
फिर अगला चुनाव आता है 1999 का 13वीं लोकसभा का चुनाव, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी फिर से बीजेपी बनकर उभरी थी और 182 सीटें इनको प्राप्त हुई थी। लेकिन फिर भी किसी भी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था। तो बीजेपी ने अन्य दलों के साथ मिलकर एनडीए नामक गठबंधन का निर्माण किया था और उसके बाद में सरकार पूरे 5 साल तक चलाई थी। बीजेपी के द्वारा ये जो एनडीए गठबंधन बनाया गया था, इसमें अनेक छोटी छोटी पार्टियां थी, जैसे शिवसेना थी, शिरोमणि अकाली दल था जो पंजाब की क्षेत्रीय दल है, और जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, और एआईडीएमके था, एआईडीएमके और टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी। इन सभी पार्टियों ने मिलकर एनडीए का गठ निर्माण किया था और पूरे 5 साल इन्होंने सरकार चलाई थी। उसके बाद में 14वीं लोकसभा के चुनाव और 15वीं लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और उन्होंने एक गठबंधन का निर्माण किया जिसको बोलते हैं यूपीए गठबंधन। 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में, 2 लगातार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 206 सीटें मिली थी, जबकि 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 145 सीटें मिली थी। और कांग्रेस ने इन चुनावों के बाद में एक गठबंधन का निर्माण किया था और पहली बार कांग्रेस ने गठबंधन सरकार चलाई थी। और गठबंधन का क्या नाम है? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसको संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बोलते हैं। क्या नाम था गठबंधन का? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये कांग्रेस के नेतृत्व में बना था 2004 में और 2009 में। लगातार 10 साल तक कांग्रेस की सरकार बनी थी। और इस गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां थी? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी, वामपंथी पार्टी, एनसीपी जो शरद पवार की पार्टी थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला की पार्टी। इन पार्टियों से मिलकर कांग्रेस ने गठबंधन का निर्माण किया और उस गठबंधन को क्या बोलते हैं? यूपीए गठबंधन बोलते हैं। तो ये तो यूपीए गठबंधन की पार्टियां थी। और ये जो पार्टियां इधर आपको दिखाई दे रही है, ये एनडीए गठबंधन की पार्टी थी। तो 2014 तक कांग्रेस की यूपीए की सरकार रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारत में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। 1989 के बाद में पहली बार किसी एक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ था और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, जिसको 2014 के लोकसभा चुनाव में, यानी 16वीं लोकसभा में, 17वीं लोकसभा में, दोनों लोकसभाओं में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में 282 सीटें मिली थी, 282 सीटें मिली थी। 2000 में इसकी सीटें बढ़कर कितनी हो गई? 2303 सीटें हो गई। तो इन 2 लोकसभा चुनाव में, यानी 16वीं 17वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत अकेले दम पर मिला था। हालांकि सरकार तो एनडीए की बनी, लेकिन पहली बार 1989 के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत का आंकड़ा छू लिया था। और सरकार किसकी बनी थी? एनडीए की सरकार यहाँ पे बनी थी। 2014 में एनडीए की सरकार थी और वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में भी एनडीए की सरकार बनी थी। लेकिन 2024 के जो चुनाव है उसमें एक परिवर्तन हुआ, इसमें किसी भी दल को वापस बहुमत नहीं मिला था। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनकर उभरी थी, जिसको 240 सीटें ही मिली थी। ये बहुमत से पीछे रह गई तो फिर वापस एनडीए की सरकार बनी थी। लेकिन यहां आप देखोगे तो इन सारी सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया है। यहां भी गठबंधन की सरकार थी, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी, राजग की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी। लेकिन यहाँ पे किसी भी सरकार ने 1991 को छोड़कर अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। और यहाँ जो गठबंधन की सरकारें बनी है, मुख्यतः 2 गठबंधन हमारे सामने आते हैं। एक एनडीए जो बीजेपी के नेतृत्व में,
दूसरा यूपीए जो कांग्रेस के नेतृत्व में बना था। दोनों ही गठबंधनों ने अपना कार्यकाल पूरा किया था, तो इसलिए हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। और यहाँ पे 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें जो यूपीए का जो गठबंधन था इसने अपना नाम परिवर्तन कर लिया और गठबंधन का नाम रख दिया इंडिया गठबंधन। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको अगर अपन देखें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे सामने दो गठबंधन आते हैं, एक तो एनडीए गठबंधन और दूसरा आता है इंडिया गठबंधन। ये दो गठबंधन थे। इस गठबंधन के नेतृत्व करता थे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना यूबीटी, शिवसेना जो उद्धव बाल ठाकरे की पार्टी है, और एनसीपी शरद पवार की पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके जो तमिलनाडु की पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वामपंथी पार्टियां हैं। ये बहुत सारी पार्टियों ने, लगभग 25-26 पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का निर्माण 2023 में किया था। यानी 18वीं लोकसभा चुनाव से पहले जो कांग्रेस का गठबंधन था, यूपीए गठबंधन, उसको नया नाम दिया गया और इसका नाम क्या है, इंडिया गठबंधन, जिसका पूरा नाम क्या है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये इसका पूरा नाम है। और इस गठबंधन ने लोकसभा में 234 सीटें 2024 में प्राप्त की थी। और दूसरा गठबंधन एनडीए गठबंधन है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में 293 सीटें प्राप्त की थी। एनडीए गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां हैं? बीजेपी तो है ही है, बीजेपी है, टीडीपी है, जेडीयू है, और शिवसेना जो शिंदे गुट है उसकी पार्टी है, शिंदे गुट की, और एलजेपी है, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसमें चिराग पासवान है, और उसके अलावा एनसीपी है, अजित पवार की पार्टी है। तो ये सभी पार्टियां एनडीए के अंतर्गत हैं, जिनको सभी को मिलाकर 293 लोकसभा की सीटें 2024 में प्राप्त हुई थी। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखें, बीजेपी को कितनी सीटें प्राप्त हुई? तो 240 सीटें प्राप्त हुई थी। टीडीपी को 16 सीटें प्राप्त हुई, जेडीयू को 12 सीटें प्राप्त हुई हैं, और इधर कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें प्राप्त हुई हैं, शिवसेना को 9 सीटें प्राप्त हुई हैं, शरद पवार की पार्टी को 8 प्राप्त हुई हैं, डीएमके को 22 सीटें प्राप्त हुई हैं, जेएमएम और आप को 3-3 सीटें प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार इनकी 234 सीटें हैं, इनकी 293 सीटें प्राप्त हुई हैं। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्य पार्टियों को सीटें प्राप्त हुई हैं, और दो प्रमुख गठबंधन थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? महिलाओं को 74 सीटें प्राप्त हुई हैं, जो लोकसभा की कुल सीटों का 14% सीटें हैं। महिलाओं को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? टोटल 543 में से 74 सीटें। 2019 के लोकसभा चुनाव में 78 सीटें थी, 16% थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 74 सीटें महिलाओं को प्राप्त हुई हैं, जो कुल सीटों का 14% हैं। निर्दलीय उम्मीदवार 7 जीते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार 7 थे, और कुल वोट प्रतिशत 2024 के चुनाव में 65.79% रहा है। इतनी परसेंट वोटिंग 2024 के लोकसभा चुनाव में। और वोट शेयर अगर देखें दो प्रमुख पार्टियों के, तो बीजेपी को जो वोट शेयर प्राप्त हुआ है वो 36.56% वोट मिले हैं, और कांग्रेस का अगर हम देखें वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो 21.19% वोट कांग्रेस को मिले हैं, और
36.56% वोट बीजेपी को मिले हैं। महिलाओं की सीटें 74 हैं, ध्यान में रखना। कुल लोकसभा की 14% है, निर्दलीय 7 हैं। वोट प्रतिशत कितना रहा है? 65.79% वोटिंग प्रतिशत 2024 के लोकसभा चुनाव में रहा है। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रमुख आंकड़े हैं जिनको भी आप ध्यान में रख सकते हो। इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखना है, लोकसभा के 2024 के चुनाव में 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों ने भाग लिया था। पहला जो आम चुनाव हुआ था उसमें 14 राष्ट्रीय पार्टियों ने भाग लिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय पार्टियों ने भाग लिया था, नेशनल पार्टियों ने भाग लिया था। स्टेट लेवल पार्टियों की संख्या थी 57 स्टेट लेवल पार्टियों ने इसमें भाग लिया था। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि राष्ट्रीय पार्टियां क्या होती हैं, राज्य स्तरीय दल क्या होते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो इनको मान्यता कौन प्रदान करता है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की दल है या राज्य स्तर का दल है, इस बात का निर्धारण चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है। चुनाव आयोग ही उन्हें राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं चुनाव आयोग के द्वारा कैसे राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। तो राजनीतिक दल हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। राजनीतिक दल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहले हो गए राष्ट्रीय स्तर के दल, राष्ट्रीय स्तर के दल। दूसरे हो गए राज्य स्तर के दल, राज्य स्तर के दल। और तीसरे जो दल होते हैं वो होते हैं पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। तो इन दलों को 3 भागों में कौन बांटता है? निर्वाचन आयोग बांटता है। निर्वाचन आयोग के द्वारा दलों को 3 भागों में बांटा जाता है, राष्ट्रीय स्तर के दल, राज्य स्तर के दल और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल। चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को दर्जा देने के लिए कुछ शर्तें बना रखी हैं। जो भी राजनीतिक दल उन शर्तों को पूर्ण करता है उनके अनुसार उन्हें राष्ट्रीय स्तर का दल या राज्य स्तर के दल का दर्जा दे दिया जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय स्तर का दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं। तो 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं। अगर कोई राजनीतिक दल लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 राज्यों या अधिक राज्यों में, 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर ले, 6% मत प्राप्त कर ले, या लोकसभा की 4 सीटें जीत ले, 4 सीटें जीत ले, उस दल को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता दी जाती है। एक शर्त तो इसकी ये है, यानी किसी भी लोकसभा के आम चुनाव में या राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में किसी दल के द्वारा कुल डाले गए वैध मतों का अगर 6% प्राप्त कर लें या लोकसभा की 4 सीटें जीत लें, कितने राज्यों में? या तो 4 राज्यों में या 4 से अधिक राज्यों में, तो उसको राष्ट्रीय स्तर का दल का दर्जा दिया जाता है। पहली शर्त तो ये है। इसके अलावा दूसरी शर्त भी है, और दूसरी शर्त ये है, अगर किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा की 2% सीटें या 11 सीटें जीत ली जाती हैं तो उस दल को भी राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा दे दिया जाता है। दूसरी शर्त क्या है? किसी राजनीतिक दल के द्वारा लोकसभा की
2% सीटें जीत ली जाएं। लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें जीत ली जाएं या फिर 11 सीटें जीत ली जाएं। या तो 2% या 11 लोकसभा की सीटें जीत लेगा कोई दल तो उसको राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में दर्जा दे दिया जाएगा। और तीसरी शर्त यह है कि किसी राजनीतिक दल के पास 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त होती है तो वो दल भी राष्ट्रीय स्तर का दल कहलाता है। तो तीसरी शर्त क्या है, किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी दल को अगर 4 राज्यों में राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो भी वो राष्ट्रीय स्तर का दल कहलाता है। तो ये 3 मुख्य शर्त हैं। अगर 3 में से कोई एक शर्त किसी राजनीतिक दल के द्वारा पूरी कर ली जाती है, उस राजनीतिक दल को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा दे दिया जाता है। और वर्तमान में हमारे यहाँ पे 6 राष्ट्रीय दल हैं। कौन कौन से हैं? आम आदमी पार्टी है, आप जिसको बोलते हैं, बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है और एनपीपी। ये 6 पार्टियों को वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त है। आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 2013 में, चुनाव चिन्ह है झाड़ू। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी, चुनाव चिन्ह है कमल का फूल। बीएसपी की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह हाथी है। सीपीएम की स्थापना 1964 में हुई थी, दांतली हथौड़ा इसका, और सितारा, दांतली हथौड़ा और सितारा इसका चुनाव चिन्ह है। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी, हाथ इसका चुनाव चिन्ह है। एनपीपी की स्थापना 2013 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है किताब। तो वर्तमान में राजनीतिक दलों में से 6 राजनीतिक दल ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल होने का फायदा ये होता है कि इन 6 दलों को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह मिल जाता है। बाकी जो राज्य स्तर के दल होते हैं उनको सिर्फ अपने राज्यों में ही चुनाव चिन्ह मिलता है, दूसरे राज्यों में उनका चुनाव चिन्ह दूसरी पार्टी को आवंटित हो जाता है। जबकि राष्ट्रीय स्तर के दल को कार्यालय के लिए जगह मिलती है, टीवी पर, समाचार पत्रों में इनको ज्यादा टाइम मिलता है, ज्यादा स्पेस मिलता है, कई प्रकार के इनको फायदे होते हैं और इनका चुनाव चिन्ह पूरे देश में एक ही होता है। जैसे कांग्रेस है तो कांग्रेस का हाथ का चुनाव चिन्ह पूरे देश में है, बीजेपी का कमल का निशान पूरे देश में यही चुनाव चिन्ह है, आम आदमी पार्टी का झाड़ू का चुनाव चिन्ह पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह है। जबकि जो राज्य स्तरीय दल होते हैं उनका चुनाव चिन्ह अपने राज्य में होता है, बाकी दूसरे राज्य में उनका चुनाव चिन्ह वो नहीं रहता है। जैसे साइकिल का निशान है तो ये समाजवादी पार्टी का है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी राज्य स्तर का दल है, वहां चुनाव चिन्ह साइकिल है। लेकिन जब आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो आंध्र प्रदेश में साइकिल का चुनाव चिन्ह टीडीपी पार्टी का है। तो इस प्रकार जो राज्य स्तरीय दल होता है उसका चुनाव चिन्ह सिर्फ उसी राज्य में रहता है जिस राज्य में वो दल राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरे राज्य में उसका चुनाव चिन्ह दूसरी पार्टी को आवंटित हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये 6 पार्टियां हैं जो भारत में राष्ट्रीय स्तर के दल हैं। उसके बाद में आती है राज्य स्तर के दल। राज्य स्तर के दल के रूप में भी पार्टी को मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग प्रदान करता है। और राज्य स्तर के दलों को जो चुनाव चिन्ह होता है वो सिर्फ जहां इनको मान्यता प्राप्त है वहीं इनका चुनाव चिन्ह आरक्षित रहता है, बाकी दूसरे राज्यों में दूसरे दल के पास इनका चुनाव चिन्ह रहता है। तो राज्य स्तर के दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए भी 3-4 शर्तें हैं। देखो कौन कौन सी शर्तें हैं। पहली शर्त है, इन्हीं से मिलती जुलती शर्तें हैं, विधानसभा के चुनाव में किसी राजनीतिक दल को किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव में 6%
चुनाव में 6% वोट, यानी कुल जो वोट पड़ते हैं, कुल वैध मत होते हैं, उनका 6% मत या 4 विधानसभा की सीटें प्राप्त हो जाती हैं। 4 विधानसभा की सीटें अगर प्राप्त हो जाती हैं तो वो दल राज्य स्तर का दल कहलाता है। पहली शर्त तो ये है। या अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का, लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 6% मत या 2 लोकसभा की सीटें अगर किसी दल को प्राप्त हो जाती हैं तो वह दल क्या, राज्य स्तर का दल कहलाता है। भाई विधानसभा के चुनाव में तो कुल वैध मतों का 6% मत या 4 लोग, विधानसभा के चुनाव में तो कुल वैध मतों का 6% मत या 4 सीटें जीतनी होती हैं। या लोकसभा का चुनाव है तो वहां पे 6% मत कुल वैध मतों का या 2 लोकसभा की सीटें कोई पार्टी जीत लेती है तो वो राज्य स्तर का दल कहलाता है। या फिर किसी दल के द्वारा विधानसभा के चुनाव में 3% सीटें या 3 सीट जो भी ज्यादा हो उसको अगर जीत लेती हैं तो भी वो राज्य स्तर का दल के रूप में मान्यता प्राप्त उसको हो जाती है। यानी किसी राजनीतिक दल के द्वारा किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव में या तो उस राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की 3% सीट जीत ली जाए या फिर 3 सीट जीत ली जाए, इनमें से जो भी ज्यादा हो वो अगर जीत लेती है कोई राजनीतिक दल तो उस राजनीतिक दल को उस राज्य में राज्य स्तर का दल माना जाता है। और चौथी शर्त इसमें और है, जो लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 8% अगर कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है तो उस पार्टी को राज्य स्तर के दल के रूप में दर्जा दे दिया जाता है। तो इस प्रकार चुनाव आयोग के द्वारा इन शर्तों के आधार पर राज्य स्तर के दल के रूप में और राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में इन शर्तों के आधार पर मान्यता प्रदान की जाती है। तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें 6 तो राष्ट्रीय स्तर के दल थे और 57 राज्य स्तरीय दलों ने भाग लिया था। और तीसरे प्रकार के जो दल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल इनको बोला जाता है। इनकी संख्या लगभग 2500 के लगभग है भारत में। तो इनको भी पंजीकृत करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इन शर्तों के आधार पर चुनाव आयोग पार्टियों को विभिन्न स्टेटस प्रदान करता है, राष्ट्रीय स्तर का स्टेटस प्रदान कर सकता है या राज्य स्तर का स्टेटस प्रदान कर सकता है। इन शर्तों को भी आप ध्यान में रख सकते हो क्या क्या शर्तें होती हैं।